हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भारत में यूरोपों का आगमन कैसे हुआ, पुर्तगाली कब आए, फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, डेनिश कब कौन आए और क्या कैसे हैं, हम आज इस क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट हो सके। तो इस क्लास को ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एनीवन कोई भी एग्जाम्स है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम इतिहास के और भी क्वेश्चंस को और भी वीडियो को हमने डिस्कस कर दिया है। ज्योग्राफी के तो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज भारत में यूरोपियों का आगमन। हमारे भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, आज हम पूरा डिटेल में थ्योरी क्लासेस करेंगे। उसके बाद में PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। कौन कौन से थे? एक था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। देखिए दोस्तों, ये है फारस की खाड़ी वाला मार्ग है और ये है लाल सी वाला, मतलब रेड सागर, लाल सागर वाला मार्ग है। तो जो देखिए ज़्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। कौन कौन से वो कारण थे? पहला कारण है कि मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना। दूसरा कारण था कि मार्ग में चट्टानों का पड़ना। लाल सागर से जो व्यापार थे वो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इसके दो कारण थे। कौन कौन से थे? मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना और दूसरा था मार्ग में चट्टानों का पड़ना। एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देना पड़ते थे। चुंगी क्या होता है? जैसे आज के ज़माने में हम कर देते हैं ना, टैक्स देते हैं, वही है चुंगी और कर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार से पुर्तगाली अग्रणी थे। यहाँ का जो शासक था वो कौन थे? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। यहाँ के शासक कौन थे? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान भी किया था। आगे देखते हैं। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थ लोम्यूडेस ने अफ्रीका स्थित उत्मासा, जिसे हम केप ऑफ गुड होप, खोज निकाला। क्या? केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज निकाला था। यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज निकाला। फिर 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारतीय खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कब की थी? तो 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक था, इन्होंने अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। तो 1498 में वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप के रास्ते से क्या होकर भारत पहुंचा, जो कि एक बहुत ही सीधा मार्ग था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनी की स्थापना के वर्ष। जो यूरोपीय कंपनी थी, इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए हम बात करते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। अब हम बात करने वाले हैं
अब हम बात करने वाले हैं कि यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम क्या था। ये जो यूरोपीय थे, इन्होंने भारत आगमन का इनका क्रम क्या था। तो देखिए दोस्तों, पुर्तगाली जो थे, इन्होंने 1498 में भारत आए थे। इनकी कंपनी का नाम था एस्टादो दा इंडिया। इनकी कंपनी का क्या नाम था? एस्टादो दा इंडिया। उसी पर बात करते हैं, डच आए। डच पहले पुर्तगाली आए भारत, उसके बाद में डच आए। और यहाँ पर यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना थी, पहले पुर्तगाली थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद में डच आए थे। लेकिन यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम क्या था? पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद में 1605 ईस्वी में डच आए थे। 1605 ईस्वी में डच आए। इनकी कंपनी का नाम था विरिंग दे ओस्त इंडिसे। क्या था? विरिंग दे ओस्त इंडिसे। फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश 1608 ईस्वी में आए थे। इनकी कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। फिर बात करते हैं पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, उसके बाद में डेनिश आए। डेनिश 1616 ईस्वी में आए थे। डेनिश की कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने अपने ही नाम पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख दी। उसके बाद में आए फ्रांसीसी 1667 ईस्वी में। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल रखा। क्या रखा? कंपनी द इंड ओरिएंटल। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली का आगमन। पुर्तगाली का आगमन कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल मालाबार तक पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जो जमोरिन थे, इन्होंने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति भी प्रदान की। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पुर्तियों का आगमन कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर अल्मीडा बना। कौन था? देखिए, पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा। पहला गवर्नर अल्मीडा बना। चलिए आगे देखते हैं। अल्मीडा के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी में इसका शासन ये था। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित कर दावे पर अधिकार कर लिया। अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क जो थे वो 1509 से 1500 ईस्वी तक। अल्बुकर्क जो था वो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अगर बात करते हैं कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? अल्बुकर्क थे। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी भी करवाई। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में वास्को डी गामा आए 1524 से 29 ईस्वी। वास्को डी गामा 1524 से 29 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। अब बात करते हैं नुनहो दा कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। तो अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? नुनो दा कुन्हा। नुनो दा कुन्हा। नुनो दा कुन्हा जो है, ये अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने क्या किया था कि 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। क्या? कोचीन की जगह पर गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नुनो दा कुन्हा के बारे में, जो कि 1529 से 1538 ईस्वी तक था। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह पर क्या किया? गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया।
पुर्तगालियों की देन, भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था तो इसमें पुर्तगालियों की देन क्या क्या। अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया। भारत में प्रेस मतलब छापा खाना, जो भारत में प्रेस है जिसे छापा खाना कहते हैं, पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। भारत में पपीता, पपीता हो गया, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सब की जो खेती है वो पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों की देन कौन कौन सी है? पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सारी खेती पुर्तगालियों की ही देन है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, अब जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर है ना पुर्तगाली गवर्नर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले थे अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी। मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित किया। किसने? अल्मीडा ने। कोचीन का तुर्कीकरण भी किया अल्मीडा ने, और केन्नानोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की अल्मीडा ने। अब हम बात करते हैं अल्बुकर्क के बारे में। किसके बारे में? अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क थे। 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। अब हम बात करते हैं नूनो दा कूना के बारे में। कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। किसने? नूनो दा कूना ने। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार हुआ और हुबली तथा शैंथम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं डचों का आगमन। अभी तक तो हमने पढ़ा पुर्तगालियों का आगमन, अब हम बात करते हैं डच के आगमन के बारे में। चलिए, अब हम डच का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डच थे हालैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? हालैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। कहाँ पर? सुमात्रा पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना भी की। सुमात्रा, इंडोनेशिया। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच जो थे वो नौसेना नायक वा देर हेंग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोड़ा या फिर सोने की मुद्रा ढालते थे। क्या करते थे? स्वर्ण पैगोड़ा, जिसे सोने की मुद्रा कहते हैं, यहाँ पर ये लोग सोने के पैगोड़ा को ढालते थे। चलिए आगे देखते हैं। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की? चिनसुरा में। कहाँ पर? चिनसुरा में। यहाँ पर चिनसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद में बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। क्या था? बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग क्या करते थे? भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। डच लोग जो थे इन्होंने भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेज कंपनी का आगमन। अभी तक तो पहले कौन है? पुर्तगाली आए, डच आए। अब लो भैया, अंग्रेजी कंपनी का आगमन हो गया भारत में। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पुर्तगाली ने क्या क्या किया, क्या नहीं, उनकी क्या देन है, क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में डच के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी कंपनी का आगमन। अब अंग्रेजी कंपनी का आगमन हुआ तब क्या हुआ, देखिए आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल, जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इनका जो शासनकाल था वो ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। क्या थे? इस कंपनी में क्या हुआ थे? अनेक शेयर होल्डर थे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में
कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान या फिर इंग्लिश खान की उपाधि दी। कैप्टन हॉकिंस जो था वो सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे क्या किया, इंग्लिश खान की उपाधि दी। चलिए आगे देखते हैं। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को अस्थायित्व प्राप्त हुआ। उसके बाद में 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक मतलब 1615 से 1618 तक था, जहांगीर के दरबार में रहा। 1615 से 1618 मतलब 3 साल जहांगीर के दरबार में था। चलिए आगे देखते हैं। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता था। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास में पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। ये है सेंट जॉर्ज किला, इसको अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था वह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। ये चार्ल्स द्वितीय को मुंबई क्या हुआ, कैथरीन को दहेज के रूप में मिला, चार्ल्स द्वितीय को। चलिए आगे देखते हैं। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे, कौन कौन थे? गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। ये 3 गांव कौन कौन से थे? गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चरनाक को जाता है। कलकत्ता नगर को जो बसाने का श्रेय है किसे जाता है? जॉब चरनाक को जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत की सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष थे सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मॉडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फरूख शेयर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। कौन था? एक चिकित्सक भी था। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी का आगमन। हैमिल्टन ने फरूखशियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इसे प्रसन्न होकर फरूखशियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। अब अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो स्थापित फैक्ट्रियां थी वो कौन कौन सी हैं, देखिए एक नज़र में डिस्कस कर लेते हैं। 1608 ईस्वी में सूरत अस्थायी रूप से स्थायित्व। 1613 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, 1632 में गोलकुंडा में, 1633 में बालाशोर एवं हरिहरपुर, 1639 मद्रास, 1651 में हुगली, 1669 में बम्बई, 1700 में कलकत्ता। चलिए आगे देखते हैं। डेनिश कंपनी का आगमन। अब हम बात करते हैं डेनिश का। डेनिश कंपनी का आगमन कब हुआ? देखिए, डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। डेनिश आए, उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में पैक्रो करो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। आगे देखते हैं। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक ज़मीन प्राप्ति की
इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया। इसके समय से फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया यूरोपियों के आगमन के बारे में। पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश कब आए कब गए, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो भी पीवाई की क्वेश्चन है इसको हम फटाफट एक नज़र में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। तो ये सारे सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सही मिलान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है लिबर्टी डी नोबिली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पे उतरा था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है मंगलोर, ऑप्शन डी है कोचीन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन ए है डचों द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों के द्वारा, ऑप्शन डी है पुर्तगालियों के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए है राजा चामोरिन से, ऑप्शन बी है बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी है फ्रांस से, ऑप्शन डी है इंग्लैंड से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है हॉकिंस, ऑप्शन बी है सर थॉमस रो, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी है निसी कोइन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल में हुबली, ऑप्शन सी है अकार्ड, ऑप्शन डी है सूरत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में जो तंबाकू का श्रेय है वो किसे है? ऑप्शन ए है अंग्रेजों को, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी है डचों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1961 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो किस जहाज से भारत पहुंचा? ऑप्शन ए है हेक्टर, ऑप्शन बी है ड्रैगन, ऑप्शन सी है स्क्वायर, ऑप्शन डी है निस्सो कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शन ए है शाह सुजा ने, ऑप्शन बी है इब्राहिम खान ने, ऑप्शन सी है शाइस्ता खान ने, ऑप्शन डी है अजीम उशू शाह ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाइस्ता खान ने। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। तो दोस्तों आज हमने डिटेल पहले थ्योरी क्लासेस की, उसके बाद में जो भी पीवाई के क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके।
और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।